मार्च 1919 में यह खिलाफत आंदोलन भारत आया और इस खिलाफत आंदोलन के 4-5 चेहरों में सबसे प्रमुख चेहरा था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का बाप एक अरबी था जिसने एक ईरानी महिला से विवाह किया। 1857 की क्रांति में जब इस देश को आजाद कराने की लड़ाई छिड़ी तो यह जान बचाकर दुम दबाकर इस देश से भाग गए और कलकत्ता से भागकर ये वहीं जाकर बस गए जहां थे। यहां से शुरू नहीं हो रही है, जहां विकास दिव्य कीर्ति बोल रहा है, जहां दृष्टि नाम का इंस्टीट्यूट ऐसी गंदी, अश्लील, नीचतापूर्ण टिप्पणियां जारी करता है। ये यहां से बात शुरू नहीं हो रही। मैं बताता हूं ये बात कहां से शुरू होती है। ये बात शुरू होती है 1908 से। 1908 में दुनिया में एक कोहराम मचा। क्या कोहराम मचा मैं बताता हूं। यह वो समय है 1914 से थोड़ा सा पहले का, जहां पहले विश्व युद्ध की आहट चल रही थी। 1914 में हुआ जाकर, और यह पहले विश्व युद्ध की आहट का समय है। उस समय पहले विश्व युद्ध के परिस्थितियों ने बनना शुरू कर दिया था। फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था उस काल में, और वो यूरोप को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें उस समय की, तो आपको यूरोप में फ्रांस के अलावा पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। इंग्लैंड की कोई जगह नहीं है, इंग्लैंड है ही नहीं। इंग्लैंड तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, 4 चीजों से मिलकर बनता है। इसमें इंग्लैंड तो बहुत छोटा सा था। स्कॉटलैंड की भी आजादी की लड़ाई चली लंबे समय तक। स्कॉटलैंड भी कहां हिस्सा था इंग्लैंड का, आयरलैंड हिस्सा नहीं था। तो ये सब चीजें हिस्सा नहीं थी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले विश्व युद्ध के पास, जहां 1908, तो एक देश है इस दुनिया में जिसका नाम है तुर्की। नाम सुना है? तुर्की का नाम सुना है ना? तुर्की में एक लड़ाई चल रही थी, और अब लड़ाई से थोड़ा सा और पहले जाओ। अब जाओ 1400 साल पहले। 1400 साल पहले मोहम्मद की मृत्यु हो गई, और मोहम्मद मरने के बाद एक नया क्रम पैदा हुआ कि इस्लाम की सत्ता को कौन संभाले। तो क्योंकि आयशा एक शासक परिवार से थी, इसलिए आयशा ने बाप को पहला खलीफा बनवा दिया, अबू बकर, और यहां से शुरू हुई खिलाफत। खलीफत कह लो, खलीफा बनने शुरू हुए। और 1908 में आकर ये खलीफाओं के खिलाफ वहां के युवकों ने विद्रोह कर दिया कि हम इस खलीफा वाले पद को खत्म करना चाहते हैं। और यहां एक झगड़ा शुरू हुआ। 1908 में यह झगड़ा शुरू हुआ, और 1919 तक आते आते यह झगड़ा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और यह झगड़ा इतना बढ़ा कि वहां मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि दुनिया में जहां भी काफिरों की सत्ता है, दुनिया में जहां भी गैर मुसलमानों की सत्ता है और मुसलमान वहां रहते हो, तो मुसलमान उस सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते हैं। जिहाद है, और पूरी दुनिया में इस जिहाद को अंजाम दिया गया। यही खिलाफत आंदोलन भारत भी आया। मार्च 1919 में यह खिलाफत आंदोलन भारत आया, और इस खिलाफत आंदोलन के 4-5 चेहरों में सबसे प्रमुख चेहरा था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कौन था, आप इस बात को समझें। अबुल कलाम आजाद का बाप एक अरबी था जिसने एक ईरानी महिला से विवाह किया, और अबुल कलाम आजाद इसका बाबा जो हैं वो बाबर के साथ भारत आए थे। लेकिन 1857 की क्रांति में जब इस देश को आजाद कराने की लड़ाई छिड़ी तो यह जान बचाकर दुम दबाकर इस देश से भाग गए, और कलकत्ता से भागकर ये वहीं जाकर बस गए जहां थे। और मक्का में पैदा हुआ अबुल कलाम आजाद। कहां पैदा हुआ? याद करो इस बात को। कहां पैदा हुआ अबुल कलाम आजाद? मक्का में पैदा हुआ। बाप कहां का था? अरब का। मां कहां की थी? ईरान की। भारत से कोई ताल्लुक बनता है? कोई ताल्लुक बनता है? अबुल कलाम आजाद मक्का में पैदा हुआ, लेकिन 1890 में ये दोबारा भारत आ गए। दोबारा फिर से भारत आ गए। परिस्थितियां सामान्य हो गई, ये फिर से भारत आ गए, और भारत में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इसका बाप जो था वो मैं नाम भूल गया, खैरू कुछ करके नाम था। ऐसी खैरू नाम होते हैं इनके, तो कुछ ऐसा कुछ करके नाम था। और वो कलकत्ता का एक बहुत बड़ा आलिम, यानी इस्लामी सभ्यता का एक अच्छा जानकार माना जाने लगा। उसके घर में पैदा हुआ अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। दूसरी बात याद रखो। पहली बात, अबुल कलाम आजाद का भारत से कोई संबंध
दूसरी बात, अबुल कलाम आजाद की कोई औपचारिक शिक्षा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़ा। वो घर में अपने ही बाप से उसने पढ़ा। अच्छा, बाप अगर इस्लामी सभ्यता का जानकार था तो क्या पढ़ा था? इस्लाम पढ़ा था। उसने उसे इस्लाम पढ़ाया, थोड़ी बहुत अरबी पढ़ाई, थोड़ी बहुत फारसी पढ़ाई, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल था तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ ली, और यही घर में पढ़ा, उसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। उसके बाद वो इसी देश में बड़ा हो गया और राजनीति में हिस्सेदार हो गया। गांधी जी के साथ राजनीति का हिस्सेदार बन गया। राजनीति का हिस्सेदार बनने के बाद उसने 1912 में इसने एक अखबार चलाया जिसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल मतलब, हिलाल का मतलब होता है, इस हिलाल नाम का इसने एक पत्र शुरू किया और इस पत्र से मुसलमानों के लड़कों को राजनीति में हिस्सेदारी करने के लिए इसने उकसाया। 12 में इसने अल हिलाल चलाया और 1913 में यह एक पार्टी बनाई इसने। उसकी पार्टी का नाम था हिजबुल्लाह। आपने नाम सुना है? नहीं सुना। इसकी पार्टी का नाम क्या था? आपको पता है, भारत में पहले एक पार्टी चलती थी, क्या नाम था? कांग्रेस। और उसके साथ एक और पार्टी थी, क्या नाम था? मुस्लिम लीग। अरे पता है, इतना तो पता है सबको। यूं क्यों बैठे हो जैसे मैं किसी और भाषा में बोल रहा हूं, या मैं मंगल ग्रह से आया हूं और मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही। एक पार्टी कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। दोनों वहां जो भी राजनीति थी उसे कर रही थी। क्या ये इनमें से, दोनों में से किसी एक पार्टी का हिस्सेदार नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इसने अलग पार्टी बनाई, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की सेना। हिजबुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की सेना। इसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम हिजबुल्लाह था, यानी अल्लाह की सेना। अब मैं अगली बात आपसे पूछना चाहता हूं, इस हिजबुल्लाह पार्टी से हिंदुओं का कोई संबंध, भारत का कोई संबंध बनता है? किसी किस्म का कोई संबंध बनता है? कुछ नहीं। 1919 में यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मैंने आपसे कहा मार्च 1919 में, और मार्च 1920 में यह इस खिलाफत आंदोलन में पूरी तरह कूद पड़ा। और उसी समय एक आंदोलन और शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। अगर खिलाफत आंदोलन का अर्थ करोगे हिंदी में तो उसका मतलब यही बनता है, यानी असहयोग आंदोलन कोई अलग से आंदोलन नहीं था। असल में गांधी जी ने उसी खिलाफत आंदोलन का हिंदीकरण कर दिया, उसका भारतीयकरण कर दिया, ताकि हिंदू लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। और एक बाकायदा एक मीटिंग हुई कलकत्ता में। इस कलकत्ता में गांधी जी पहुंचे और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। खुले मंच से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और इससे भी अबुल कलाम आजाद का पेट नहीं भरा, वो संतुष्ट नहीं हुआ। 1920 में उसने यहां के मुसलमान लड़कों को यहां से हिजरत करने के लिए कहा कि तुम यहां क्यों रहना चाहते हो जहां शरीयत लागू नहीं है? हमें केवल वहां रहना चाहिए जहां शरीयत लागू है, आओ अरब चलें वापस। लेकिन इसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने सोचा कि एक जीता हुआ टुकड़ा धरती का हम क्यों छोड़ दें। फिर ये यहीं जम गया और इस तरह लड़ते लड़ाते 1947 में कहते हैं देश आजाद हो गया। और कमाल की बात सुनो, जब देश आजाद हुआ तो ये अनपढ़ जाहिल, जिसे कोई अकल नहीं थी, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, जिसे साइंस से कोई लेना देना नहीं, मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जो संस्कृत नहीं जानता, भारतीयता नहीं जानता, ऐसा एक आदमी जिसे कोई जानकारी नहीं थी, उसे लाकर इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। क्या बना ये इस देश का पहला? अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया है अबुल कलाम आजाद, अगर मैं इतना सा भी झूठ बोलता हूं तो विकास दिव्य कीर्ति साहब से कहता हूं, यहां रिकॉर्डिंग हो रही है, विकास दिव्य कीर्ति साहब से कहता हूं जैसा उन्होंने कहा, भगवान मेरी जीभ जल जाए। अगर मैंने इसमें इतना सा भी झूठ कहा हो तो भगवान मेरी जीभ जल जाए। अबुल कलाम आजाद का जैसा चरित्र चित्रण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो वैसा ही था। और अबुल कलाम आजाद ने इस देश का शिक्षा मंत्री बनते ही इस देश की शिक्षा को बदलना प्रारंभ कर दिया। बोलो क्या लागू करेगा वो? क्या लागू करेगा? इस्लाम लागू करेगा। उसने इस शिक्षा में इस्लाम को नए नए नौटंकी तरीकों से लागू करना शुरू किया। इसका एक सहयोगी था, इसका एक चमचा था, उसका नाम था हुमायूं कबीर। क्या नाम था? पहला शिक्षा मंत्री तो यह बना
और दूसरा शिक्षा मंत्री एक और बनने के बाद तीसरा शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर बना। समझ रहे हो? इसके बाद एक और बना और उसके बाद एक और बना। 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने इस देश के। आप यह बताओ, जिस देश की सभ्यता 1,96,08,53,123 साल पुरानी हो, उसकी सभ्यता का शिक्षा मंत्री बनाने के लिए मक्का की पैदाइश को उठाकर लाया गया, जिसे इतनी तमीज नहीं है कि पजामा पूरा पहन ले, हैं? जिसे इतनी तमीज नहीं है, 1400 साल में इतनी शिक्षा जिसे नहीं आई कि पजामा पूरा पहन ले, और मुंह पर इतना लंबा घोंसला रखा है तो 4 बाल मूछ के भी रख ले, सिमेट्री तो ठीक बनेगी। जिसे इतनी तमीज नहीं आई, उस आदमी को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया और उसने इस देश में शिक्षा की घुसपैठे की। अब मैंने आपसे एक एकांतर क्रम बताया, पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान, तीसरा शिक्षा मंत्री मुसलमान, पांचवा शिक्षा मंत्री मुसलमान, 9वां शिक्षा मंत्री मुसलमान। ये मुसलमान थे 4 शिक्षा मंत्री, और इनके बीच में जो दूसरे शिक्षा मंत्री आए वो वामपंथी का एक चरित्र होता है कि वामपंथी जिस देश में रहता है उस देश की संस्कृति के खिलाफ काम करता है। ये मत समझना कि वामपंथी मुसलमानों में जाके मुसलमानों की तरह काम करता ना।